टीआरएस पार्टी के सदर के इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख ख़त्म हो गई है। वज़ीर आला व सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव को दोबारा पार्टी के सदर के तौर पर पेश करते हुए पार्टी की मुख्तलिफ महाजी तंजीमों और कायदीन की जानिब से 18 पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की गई थीं। आज इन पर्चों की जांच जारी है। पार्टी सदर के लिए सिर्फ चंद्रशेखर राव के नाम पर ही पर्चे नामजदगियां दाखिल हुई, जिसके पेश नज़र वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का पार्टी सदर के तौर पर दोबारा इंतखाब यकीनी है। 25 अक्टूबर को माधापुर के हाईटेक्स में टीआरएस पार्टी का प्लेनरी इजलास मुनक्किद होने वाला है। इस इजलास में रिटर्निंग ऑफिसर टीआरएस सदर के नाम का रस्मी तौर पर ऐलान कर देंगे। बरसकदार तेलंगाना राष्ट्र समिति की 20वीं तासीस के मौके पर पार्टी के प्लेनरी सेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जो कि पीर 25 अक्टूबर को हाईटेक कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हो रहा है। रियासती वज़ीर अनिमल मंडी टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि टीआरएस अपने क़याम के मकासद को हासिल करने में कामयाब रही है। तश्कील जमात से लेकर तश्कील रियासत और फिर तश्कील हुकूमत चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मुदब्बराना शख्सियत का कारनामा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पाबंद डिसिप्लिन पार्टी है और इसमें तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले शामिल हैं। పార్టీల మనుగడ కూడా కోల్పోయినటువంటి సందర్భం తెలంగాణలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రజలు కూడా కోరుకునేది టీఆర్ఎస్ పార్టీ గులాబీ జెండా అంటే ఇది మా యొక్క కుటుంబ పార్టీ అని, మా సొంత పార్టీ అని, ఇది ప్రజల పార్టీ అని మరి ప్రజలు భావించేటువంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయంటే మరి విజయాల పరంపర కూడా మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. అద్భుతమైనటువంటి విజయాలు ఈరోజు కార్పొరేషన్లు కానివ్వండి, ఏ ఎలక్షన్ తీసుకున్నా కానీ మరి ప్రజలు కూడా ఆ విధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు. రెండోది 25 తారీఖున కూడా ఈ ప్రతినిధులు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కూడా ఎన్నుకోవడం ఇప్పటికే నామినేషన్ల పర్వం కొనసాగుతుంది. రేపటికి లాస్ట్ కాబట్టి మరి ఎల్లుండి అధ్యక్షుడిని ఈ యొక్క వేదిక ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి నేను భగవంతుడిని మరి అదేవిధంగా ప్రజల ఆశీర్వాదాలు ఎల్లప్పుడూ మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉండాలని చెప్పి నేను ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే వారు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడే తప్పకుండా ఈ రాష్ట్రం సస్యశ్యామలంగా ముందుకెళ్తుంది. ఈ యొక్క భారతదేశానికి కూడా ఒక ఆదర్శమైనటువంటి నాయకుడిగా మరి కేసీఆర్ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి చివరగా దీన్ని అనేక రకాలుగా అంటే ఒకవైపున ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ కావచ్చు, రెండవది వేదిక కావచ్చు, వచ్చే వారికి భోజన సదుపాయాలు కావచ్చు, పార్కింగ్ కావచ్చు, ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమైనటువంటి మా శాసనసభ్యులకు, మా నాయకులకు, మా ప్రజాప్రతినిధులకు అందరికీ కూడా మరి పార్టీ పక్షాన మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే కమిటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నటువంటి పార్టీ ఎప్పుడైనా కానీ 20 సంవత్సరాల చరిత్రలో మరి ఒక క్రమశిక్షణ కానీ పట్టుదల కానీ మంచి కమిటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నటువంటి పార్టీ కాబట్టి తప్పకుండా వారి యొక్క వీరు చేసినటువంటి ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా తప్పకుండా మన ప్రతినిధులు వచ్చేవాళ్ళు, జిల్లాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళందరూ సంతోషపడతారని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరోసారి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने डीएनए लेबॉरेटरी की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत पुलिस के तहकीकाती कामों में ज़्यादातर साइंस और टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार कर रही है और उसका भरपूर इस्तेमाल कर रही है। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, रुकन खानुसाज काउंसिल MS प्रभाकर, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर क्राइम शीका गोयल और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी अभिलाषा ने खैर मकदम किया। आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ा लैब जो ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट में जो केसेस होते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए का फाउंडेशन डाला गया है, जिसमें हमारे मुकामी MLA साहब जाफर हुसैन साहब और हमारे प्रभाकर साहब जो मुकामी MLC साहब, हमारे कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब, तमाम पुलिस ऑफिसर हैं। ये पुलिस को इस लैब की सख्त ज़रूरत है। ये लैब में जो टेस्टिंग होती है, ख़ास तौर से DNA टेस्ट हो या किसी किस्म का टेस्ट, अभी हमारे पुलिस ऑफिसरों ने डिटेल में बताया कि किस तरह ये लैब काम कर सकता है और किससे क्या फ़ायदा होगा। इसमें इसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है और 14,000
स्क्वायर फीट पे 4 फ्लोर बनाए जा रहे हैं, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। क्राइम जितना जल्द हो सके हम उसका अरेस्ट कर सकते हैं जो क्राइम करने वाले आदमी। तेलंगाना पुलिस इंडिया में नंबर 1 पुलिस की तरह काम करी। तेलंगाना बनने के बाद हमारे पुलिस ऑफिसर्स सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं अमन के लिए। मैं समझता हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ हमारे पुलिस ऑफिसर्स को। जहाँ भी क्राइम होता है, जितना जल्दी हमारी पुलिस पकड़ती है, उसका इंडिया में उसका एग्जाम्पल कहीं पर भी नहीं है। हमारे पास CCTV कैमरे से, जो सारे इंडिया में जितने कैमरे हैं उसका 68% कैमरे हमारी स्टेट के अंदर है। और जो आदमी क्राइम करता है, पहले हम सुनते थे कि दुबई में लोग रहते हैं, वहाँ क्राइम करने वाला बच नहीं सकता, मगर तेलंगाना का स्टेट का वही पोजीशन है, यहाँ क्राइम करने वाला कभी बच नहीं सकता। CCTV कैमरे है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात के लिए जो पीर 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील ने बताया कि इंटरमीडिएट साल दुवम के वो तलबा इन इम्तिहानात में शिरकत करेंगे जिनके लिए इस साल मार्च और अप्रैल में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के सबब इम्तिहानात मुनक़िद नहीं किए जा सके थे। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर तक जारी रहने वाले इन इम्तिहानात में 4,54,228 तलबा शिरकत करेंगे और इम्तिहानात 70% निसाब की असास पर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन तलबा को साल दुवम में प्रमोट किया गया था, उन पर वाज़ेह कर दिया गया था कि जब भी हालात साजगार होंगे, साल अव्वल के इम्तिहानात में उन्हें शिरकत करना होगा। उन्होंने बताया कि अगर आइंदा साल मार्च के दूसरे साल के इम्तिहानात मुनक़िद नहीं हो सके तो इन तलबा को साल अव्वल के इम्तिहानी निशानात को ही दूसरे साल में शुमार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 1,768 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए और कोविड-19 कवायद के तहत जिस्मानी फासले को बरकरार रखा जाएगा। उम्मीदवारों को इम्तिहानी वक्त से 1 घंटा कबल मरकज़ में दाखिले की इजाज़त दे दी जाएगी। 9 बजे के बाद इम्तिहानगाह पहुँचने वालों को दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। जिन मुम्तहिन को तैनात किया गया है वो कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। इम्तिहानी हॉल और फर्नीचर को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है। उम्मीदवार और स्टाफ के लिए मास्क का पहनना लाजमी होगा। उन्होंने बताया कि इम्तिहानी मराकज़ पर फेस मास्क दस्तयाब भी रहेंगे। मार्च 2021 में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे क्योंकि कोविड का चल रहा था, लॉकडाउन था, इस वजह से इम्तिहान नहीं हो पाए। तो हुकूमत की इजाज़त से कुछ गाइडलाइंस तैयार किए गए जिसके तहत इंटर सेकेंड ईयर के बच्चों को पास कर दिया गया। गुज़िश्ता साल की मार्क्स की बुनियाद पे प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड करते हुए उनको पास कर दिया गया। रही 11वीं क्लास के बच्चे जो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनको ये कहा गया कि उनको प्रमोट कर दिया जा रहा है, सेकेंड ईयर की क्लासेस वो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए इम्तिहान बाद में हालात के सुधर जाने के बाद इम्तिहान रखा जाएगा। चूँकि अभी हालात सुधर गए हैं और तमाम डिग्री के, इंजीनियरिंग के और कॉम्पिटिटिव तमाम इम्तिहानात हो रहे हैं, तो इसी तरह हमने भी इजाज़त मांगी और इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहान के लिए इनेकाद कर रहे हैं। जो बच्चे अभी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर का इम्तिहान नहीं हुआ था, तो उनके लिए ये इम्तिहान किया जा रहा है। ये बात आप गौर करें कि 10वीं में भी इनका इम्तिहान नहीं हुआ था, 11वीं में भी इनका इम्तिहान नहीं हुआ था, लिहाजा ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इनके लिए कोई ना कोई इम्तिहान किया जाए ताकि मार्च 2022 में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के इम्तिहान खुदा न खास्ता अगर ना हो पाए तो उनको पास करने के लिए कुछ ना कुछ बुनियाद, कुछ ना कुछ मार्क्स का तयन किया जा सके। तो इसी नज़रिए के पेश नज़र हमने ये इम्तिहान का इजाज़त मांगी, हुकूमत ने हमको इजाज़त दी है और ये इम्तिहान हम रख रहे हैं। और बच्चों की सहूलत की खातिर, उनको परेशानी ना होए, इस वजह से हमने ये किया कि इम्तिहान 70% सिलेबस की बुनियाद पर किया जाएगा और चॉइस इनकी बढ़ा दी जाएगी। एक सेक्शन में मानो 5 क्वेश्चन में से 3 का जवाब देना है, इसके बजाय हम 7 में 8 क्वेश्चन में से 3 का जवाब देने का चॉइस हम रखेंगे। इसी तरह गुज़िश्ता 18 सितंबर 2020 से लेकर मार्च 31 2021 तक जो ऑडियो विजुअल लेक्चर्स किए गए थे, हर सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स रोज़ाना इंटर फर्स्ट ईयर के हम दूरदर्शन के ज़रिए टेलीकास्ट करते थे, उन तमाम लेक्चर्स को हमने अपने यूट्यूब चैनल पर रखा है ताकि बच्चे वो उसको बार बार देख सकें, फ्री ऑफ चार्ज देख सकते हैं, बस इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी है तो वो देख के उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह हमने बच्चों के लिए MPC, BIPC, CEC और HEC के तमाम मज़ामीन के
सवालात व जवाबात बेसिक लर्निंग मटेरियल के नाम से हमने अपने यूट्यूब चैनल पर रख दिए हैं। बच्चे इनको देख के पढ़ के इम्तिहान लिख सकते हैं, बआसानी लिख सकते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ आप आएँ और इम्तिहान लिखें, बिल्कुल परेशान ना हो आप इस। असम्बली हल्के महेश्वरम के तहत आने वाले 2 छोटे शहरों मीरपेट और बदंगापेट के टीआरएस कारकुनों का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी को मजबूत बनाने का फैसला किया गया। वाज़ेह है कि इन दोनों मजालिस बल्दिया पर टीआरएस का कब्जा है और दोनों में टीआरएस के मेयर और डिप्टी मेयर हैं। वज़ीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी ने इस इजलास में शिरकत की और बताया कि 60 लाख अरकान के साथ टीआरएस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को होने वाले पार्टी के प्रीलिमिनरी सेशन में 6500 से ज़ायद मंदूबीन शिरकत करेंगे, जिसमें अरकान पार्लियामेंट, असम्बली व कौंसिल के अलावा मेयर और डिप्टी मेयर्स को भी शिरकत की इजाज़त रहेगी। उन्होंने वारंगल में होने वाले विजय गर्जना प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए पार्टी कारकुनों को सख्त मेहनत करने की हिदायत दी। हुजूराबाद में जुमे को इंतखाबी मुहिम के दौरान टीआरएस के कारकुनों ने मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी के कारों के काफिले पर हमले की कोशिश की। इस हमले के खिलाफ बतौर साबिक एमएलए रामचंद्र रेड्डी की क़यादत में बीजेपी के सैकड़ों कारकुनों ने हिमायत नगर चौराहे पर धरना दिया और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का पुतला नजरातिश किया। रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ऐसे हमलों से खाइफ नहीं है, बल्कि वो टीआरएस को उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी హైదరాబాద్ సెంట్రల్ డాక్టర్ గౌతమ్ రావు గారి నేతృత్వంలో నిన్న హుజూరాబాద్లో జరిగినటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారిపై ఏదైతే టీఆర్ఎస్ గుండాలు కొందరు వారి యొక్క ప్రచార సభలో దాడి చేయడానికి ప్రయత్నం చేసి దాడి చేసినటువంటి టీఆర్ఎస్ గుండాలకు నిరసనగా భారతీయ జనతా పార్టీ అక్కడ గెలుపు ఖాయమని చెప్పని యావత్ హుజూరాబాద్ ప్రజలందరూ కూడా ఈటల రాజేందర్ గారిని భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుని గెలిపించాలని చెప్పని తపనతో ఎప్పుడెప్పుడా ఎలక్షన్ ఎదురు చూస్తున్నటువంటి అక్కడ ఓటరు మహాశైల్ని మరల్చాలని చెప్పని కేసీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు చేస్తున్నటువంటి ఈ గుండాయిజాన్ని, పైసలతోని ఓట్లు కొనాలని, సారా సీసాలతోని, బిర్యానీ ప్యాకెట్లతోని యువకులందరూ కూడా తప్పుదారి పట్టిస్తున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి ఏదైతే ఈటల రాజేందర్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి గెలుస్తున్నాడని చెప్పని ఖాయమైందో ज़िला सूर्यापेट में एक अनोखे वाक़े में मकान में आग लगने के सबब किसान की अलमारी में रखे 10 लाख रुपए की रकम जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हो गई। ये वाक़या ज़िले के नीलामरी गांव में पेश आया। इतलात के मुताबिक के लक्ष्मैया नामी इस किसान ने हाल ही में अपनी आबाई ज़रई अराज़ी को फ़रोख्त किया था, जिससे इसको ये रकम हासिल हुई थी। इसने ये रकम अलमारी में रखी थी, ताहम इसके मकान में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में ये रकम आग की नज़र हो गई। इसके अरकान ख़ानदान और देहात में रहने वालों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो इस किसान की मदद करे, जिसका सब कुछ इस आग की नज़र हो गया है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखाया गया है कि इस किसान के घर की ख़वातीन सब कुछ आग की नज़र होने पर रो रही हैं। वाज़ेह है कि महबूबाबाद ज़िले में कुछ अरसे कबल ऑपरेशन के लिए एक शख्स की जानिब से जमा की गई 2 लाख रुपए की रकम को चूहों ने कतर दिया था। दूबा के बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने हुजूराबाद में बीजेपी उम्मीदवार ई राजेंदर की कामयाबी के यकीनी होने के पेश नज़र किशन रेड्डी के काफिले पर टीआरएस कारकुनों के हमले का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जमहूरियत में दस्तूर के मुताबिक किसी को भी कहीं भी जाने का इख्तियार है। उन्होंने कहा कि टीआरएस कारकुनों ने इंतखाबी मुहिम के दौरान किशन रेड्डी के काफिले पर हमले के ज़रिए जुल्म किया है। ई राजेंदर की कामयाबी को कोई भी नहीं रोक सकता। इस तरह के हमलों के ज़रिए टीआरएस ऊंची सियासत करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साथ ही इलेक्शन कमीशन से अपील की कि करीमनगर के कमिश्नर पुलिस की मौजूदगी में शफाफ राय दही मुमकिन नहीं है, इसीलिए कमिश्नर पुलिस के साथ साथ हुजूराबाद के डीएसपी को फौरी तब्दील किया जाए। మీడియా మిత్రులకి నమస్కారం।
నేను మీ రఘునందన్ రావు ఎమ్మెల్యే దుబ్బాక. హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల్లో ఈటెల రాజేందర్ గెలుపు ఖాయమైనటువంటి నేపథ్యంలో ప్రచారానికి ఈరోజు విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారి కాన్వాయ్ పైన, కిషన్ రెడ్డి గారి కారు పైన దాడికి టీఆర్ఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు ప్రయత్నించడం అనేది వారి దిగజారుడుతనానికి నిదర్శనం. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ప్రచారం చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తుంది భారత రాజ్యాంగం. అది కాదు కూడదు, మేము ప్రచారం చేయనీయం, దౌర్జన్యం చేస్తామని టీఆర్ఎస్ పార్టీ దిగజారుడుతనానికి దిగజారుతుందంటేనే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ప్రజలరా, హుజురాబాద్ ఓటర్ మహాశయులారా, మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే భౌతిక దాడులకు దిగాలని టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తుందో దాని అర్థం వారు ఓటమిని అంగీకరించినట్టు. ఈటెల రాజేందర్ గారి గెలుపుని ఎవరు ఆపలేరని, తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇట్లాంటి భౌతిక దాడులకు దిగి చిల్లర రాజకీయాలు చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. నేను మీ ద్వారా ఎన్నికల సంఘానికి చేసేటువంటి అప్పీల్, నేను గతంలోనే హుజురాబాద్ ఎన్నికల ప్రచారానికి వచ్చినప్పుడే అప్పీల్ చేశాను. అక్కడ కరీంనగర్ సిపిగా పనిచేస్తున్నటువంటి వారు భారతీయ జనతా పార్టీ పట్ల ఒక రకమైనటువంటి వ్యతిరేకమైనటువంటి భావజాలాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి వారి నేపథ్యం లోపల, వారి సారథ్యం లోపల ఎన్నికలు సాఫీగా సాగవనేది నేను మొదటి నుంచి చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణ. కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్ని, హుజురాబాద్ डीएसपी వెంటనే మార్చాలని ఎన్నికల సంఘం. एक्साइज के हुक्काम ने जिले मेडचल में मंशियात का भारी जखीरा जब्त करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। असिस्टेंट कमिश्नर इन्फोर्समेंट चंद्रया ने मीडिया को बताया कि कोकटपल्ली के कैब ड्राइवर पवन की निशानदेही पर मेडचल के कन्ना महेश्वर रेड्डी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। उसने नागर कर्नूल के रामकृष्णा गौड़ से 4 किलो नशीली शय खरीदने का एतराफ़ किया। नशीली अशिया सरबराह करने वाले अहम मुलजिमीन SK रेड्डी और हनुमंत रेड्डी मफरूर हैं। బండారు హనుమంతరెడ్డి అలియాస్ రాజు పటేల్ అనే వ్యక్తి బావోజీపేటకు చెందిన వ్యక్తి. ఈ రామకృష్ణ గౌడ్ కూడా అదే అలియాస్ రాజు పటేల్. ఈ రామకృష్ణ గౌడ్ కూడా అదే ఊరు. ఈ రామకృష్ణ గౌడ్కు అతను సమకూర్చాడని తెలవడం జరిగింది. రామకృష్ణ గౌడ్ మళ్ళీ విచారిస్తే హనుమంతరెడ్డి, SK రెడ్డి అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు, రామకృష్ణ రెడ్డి ఇతను మరియు ఈ హనుమంతరెడ్డి వెళ్ళి, రామకృష్ణ గౌడ్ మరియు హనుమంతరెడ్డి ఇద్దరు వెళ్ళి SK రెడ్డి అనే వ్యక్తి దగ్గర దీన్ని సేకరించినట్టుగా తెలిసింది. SK రెడ్డి అనే వ్యక్తి పూర్తి వివరాలు తెలియదు, కానీ ఇతను ఇస్నాపూర్ ప్రాంతంలో ఉంటాడు. ఇంతకుముందు కూడా ఇతను SK రెడ్డి అనే వ్యక్తి DRI కేసులో ఇట్లాంటి మెఫడ్రిన్ సరఫరా చేస్తూనే అరెస్ట్ అయ్యి కొంతకాలం జైల్లో ఉండడం జరిగింది. ప్రస్తుతం అతను పరారీలో ఉన్నాడు. హనుమంతరెడ్డి కూడా ప్రస్తుతం మేము ట్రేస్అవుట్ చేస్తున్నాము, ఊళ్ళో లేడు. ఊరికి టీమ్స్ కూడా పంపించడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి అతను మాకు లభించలేదు. ఈ హనుమంతరెడ్డి అరెస్ట్ అయితే దీని మెయిన్ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, SK రెడ్డి ఎక్కడున్నాడు, ఇంతకుముందు కూడా ఎవరెవరి మీద ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మేము ఫర్దర్ విచారణలో బయటకు వస్తాయి. వీళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కానివ్వండి, కాల్ డేటా కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మేము సేకరించి సమగ్రంగా పూర్తి దర్యాప్తు చేయడం కోసం ఇప్పుడు మా ES విజయభాస్కర్ గౌడ్ గారి నేతృత్వంలో మన జీవన్ కిరణ్ అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్, ప్రస్తుతానికి మేడ్చల్ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నారు వారు, అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ జీవన్ కిరణ్, వారిని అపాయింట్ చేస్తున్నాం. వారు ఈ కేసును పూర్తిగా మేము దర్యాప్తు చేసి మళ్ళీ ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ అంటే మేము ముందు తీసుకొస్తాం. మీరు ఎక్కడ సప్లై చేసేవారు సార్? ఎవరికి సప్లై చేస్తున్నారు? మెయిన్గా ఇప్పుడు మనకు దొరికిన ఫస్ట్ సప్లయర్ ఎవరైతున్నారు పవన్ అనే వ్యక్తి. ఇతను కూకట్పల్లిలో ఉండి కొంతమంది విద్యార్థులను, క్యాబ్ డ్రైవర్ అతను పరిచయం ఉన్న వ్యక్తులని వేరే వ్యక్తులకు ఇన్ఫర్మేషన్ పంపడం, ఆ వ్యక్తులకు ఒక సమూహాలుగా వచ్చిన వాళ్ళకు దీన్ని సప్లై చేయడం ఈ మెఫడ్రిన్ని. అంతకుముందు ఇతను గంజాయి, అలాగే హషీష్ ఆయిల్ అండ్ కూడా కొంచెం వీడ్ ఆయిల్, హషీష్ ఆయిల్ ఆర్ వీడ్ ఆయిల్, ఇవన్నీ కూడా వాడి నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఈ డ్రగ్స్కి రావడం జరిగింది. వీళ్ళు అక్కడ ఉన్న కొంత విద్యార్థి గ్రూప్లకు కొంతమంది సరఫరా చేస్తున్నారు. ఇంకా ఎంతమంది సరఫరా చేశారు, ఇవన్నీ కూడా సమగ్రంగా విచారణ జరిపి కాల్ లిస్ట్ ఇవన్నీ తీసుకుంటే తప్ప వాళ్ళు చెప్పే పరిస్థితి లేదు. ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేసేవారు? అదే ఇప్పుడు ఇతనికి ఇచ్చింది ఎవరైతే ఉన్నాడో రామకృష్ణ గౌడ్ మనకు దొరికినంత వరకు లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉంది. రామకృష్ణ గౌడ్ మరియు బండారు హనుమంతరెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఊళ్ళో ఇద్దరు కలిసి VK రెడ్డి దగ్గర నుంచి मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पान के डब्बों की कल शब पुलिस ने तलाशी ली। इस मौके पर पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सैबराबाद कमिश्नर पुलिस और शमशाबाद DCP की हिदायत पर वट्टेपल्ली, शास्त्रीपुरम, मैलारदेवपल्ली में पान की दुकानात में ये तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि पान की दुकानात में गुटखे और नशीली अशिया फ़रोख्त करने की इतला पर तलाशी ली गई। ये तलाशी आइंदा भी जारी रहेगी क्योंकि तेलंगाना हुकूमत ने गांजे से पाक रियासत की पॉलिसी तैयार की है। गांजे
को फ़रोख्त करने के ख़िलाफ़ पुलिस ने सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया। पुलिस ने कहा कि गांजा पीने और सप्लाई करने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई के सिलसिले में पुलिस से शिकायत की जाए। उन्होंने कहा कि गांजे से पाक मैलार्दुपल्ली के लिए पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। इस सिलसिले में नौजवान और पान की दुकानात वाले ताउन करें। आज साइबराबाद कमिश्नर और शमशाबाद डीसीपी साहब इंस्ट्रक्शंस में हम लोग पूरा वट्टेपल्ली शास्त्रीपुरम एरिया में और मैलार्देपल्ली एरिया में पूरा पान शॉपों को पूरा चेक करें। क्यों बोले तो वो पान शॉपों में एक वाइट रोलिंग पेपर और कोसी भी ये गुटखा और गांजा बेच रहे बोल के मालूम पड़े, तो इसीलिए हमारा पूरा एरिया में है सो पान शॉपों में सर्च करें। ये सर्चा ऐसी चलते रहता। क्यों बोले तो तेलंगाना गवर्नमेंट एक पॉलिसी ले लिया गांजा फ्री स्टेट होना बोल के। गांजा मिले तो वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते। कोई भी गांजा पीने वाला भी रहने दो, सप्लाई करने वाला भी रहने दो, वो पूरा छोड़ दो। क्यों बोले तो पूरा ज़िंदगी ख़राब होती, फैमिली ख़राब होती, आपका बीवी बच्चा भी रोड पे आ जाती गांजा पी के और रोड पे फिरे। तो इसीलिए हम पूरों को गुजारिश कर रहा हूँ, ये गांजा फ्री मैलार्देपल्ली पुलिस स्टेशन होने को अब पूरा पान शॉप वाले पूरा यूथ भी सपोर्ट करना। कोई भी गांजा पिए तो भी, कोई भी गांजा बेचे तो भी, कोई किसी के पास गांजा दिखे तो भी पुलिस को इन्फॉर्म करे तो हम लोग उनको पकड़ के उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते। इसीलिए पूरों को यूथ को यही मैलार्देपल्ली पुलिस स्टेशन से गुजारिश कर रहा हूँ, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आई तो हमारे को बोल दो। सर अभी ये चेकिंग के दौरान कुछ मिलेगा सर? नहीं, अभी थोड़ी ये क्या क्या है उनके पूरा चेक कर दिया। अभी तो कुछ भी नहीं मिले। ये फ्यूचर में भी ऐसी चेकिंग्स होते रहता। पूरों को वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये गलत का चीज़ नहीं बेचना, ये गलत काम नहीं करना बोल के पूरों पान शॉप वालों को भी बोल रहा हूँ। ठीक है। जिले विकाराबाद के परगी में फायर डिपार्टमेंट की तरफ से खानगी दवाखानों के लिए अवामी शऊर की बेदारी का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें दवाखानों में काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थ वर्कर्स को आग लगने की सूरत में किस तरह सूरत हाल से निपटा जाए और दवाखाने में दरकार आतिशफरू आलात की तनसीब की अहमियत से वाकिफ करवाया गया। गौतमनगर बंदरागुड़े में एक 24 साल नौजवान सैयद रहीम ने अपने घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस अंतर्गत के मुताबिक सैयद रहीम फिल्म शूटिंग का काम करता था। खुदकुशी की वजह का इल्म नहीं हो सका। ताहम पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। शहर के नवाई इलाके हयात नगर में हफ्ते की सुबह एक कार में नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई। सड़क से गुजरने वालों ने कार में नाश को देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस को शुबा है कि शख्स का जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात कहीं कत्ल कर दिया गया हो और फिर नाश को कार में लाकर यहाँ छोड़ दिया गया। मरने वाले शख्स के जिस्म पर चाकू के ज़रबात पाए गए। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम का रवाना किया और मसरूफ़ तहकीकात है। मस्जिद से सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवेसी ने उत्तर प्रदेश के मीरठ में हाल ही में शूटिंग के हुए वाक़े में हलाक हो जाने वाले मस्जिद के कारपोरेटर जुबैर अंसारी के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। सदर मजलिस ने जुबैर अंसारी के अरकान ख़ानदान को इंसाफ दिलाने की मांग की। मरकजी वक्फ कौंसिल का इजलास हफ्ते को सेंट्रल वक्फ भवन दिल्ली में मुनक़िद हुआ। मरकजी वज़ीर अखिल तैमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने सदारत की। इजलास में अरकान कौंसिल हनीफ अली, टीओ नौशाद, खारी मोहम्मद हारून, वसीम खान, मुनव्वरी बेगम, सेक्रेटरी शाहजान ज़ेब खान और दूसरे रुज़ा शरीक थे। गुजरात कांग्रेस के कारगुजार सदर हार्दिक पटेल और दलित लीडर जगदीश मेवानी ने पटना में कांग्रेस के सदाकत आश्रम ऑफिस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कन्हैया कुमार की कांग्रेस में शमूलियत पर बिहार के बशमूल पूरे मुल्क में जोश का माहौल है। इस मुल्क के नौजवानों के रोज़गार और किसानों के मफाद में महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्क को बचाने का काम नौजवान करते हैं। इन तमाम नौजवानों को मुल्क भर में घूमकर पार्टी में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे नौजवानों को कांग्रेस में शामिल करने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं जो बेहतर समाज के लिए काम करना चाहते हैं। समाज के मफाद में अपने हल्के के लिए काम करने वालों का कांग्रेस में इस्तकबाल है। मेवानी ने कहा कि अवाम की तहरीक से वाबस्ता इस तहरीक ने उन्हें सिखाया है कि गरीब और किसान को ना भूलें। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारे सामने बड़ा चैलेंज है। जोश और जज्बा इस चैलेंज को हरा सकता है। ये चैलेंज बड़ा है,
इस मुल्क के दस्तूर और जमहूरियत पर आरएसएस और बीजेपी की जानिब से हमला किया गया है। हर कीमत पर मुल्क के दस्तूर और जमहूरियत को बचाना एक बड़ा चैलेंज है। गुजरात और बिहार का नाता पुराना रहा है। अभी तो केवल पटना आए हैं, अभी चंपारण जाना बाकी है। और आज से करीब 100 साल पहले एक गुजराती वहां गया था। अब तो हार्दिक और जिग्नेश दोनों साथ साथ जाने वाले हैं। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ जेन्युइनली सबसे पहले बिहार के उन तमाम मजदूर साथियों को सलाम करता हूं, क्योंकि आज गुजरात में जो भी सड़कें बनी हैं, जो इमारतें बनी हैं, जो मॉल बने हैं, मल्टीप्लेक्स बने हैं, जो ईंटों के भट्ठों में ईंटें बनी है, इसमें बिहार के मजदूरों का खून और पसीना है। तो मैं जिस जन आंदोलन की राजनीति से चलकर आज पार्टी के साथ मेरा सरोकार बढ़ा है, उस जन आंदोलन की राजनीति ने हमको सिखाया है कि कुछ भी हो जाए, किसान और मजदूर को, गरीब और गुरबा को कभी मत भूलना। तो आज मैं बिहार के तमाम मजदूर साथियों को ये कहता हूं कि जब भी गुजरात में कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो साथी हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे। आज साथियों, हम लोगों के सामने बहुत बड़ी चैलेंज है। बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जी को, आपके जोश को, आपके जज्बे को, आपके स्पिरिट को देखकर। यही वो जोश और जज्बा है जो हमारे सामने जो चुनौती है उसको हरा सकता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर हफ्ते को श्रीनगर पहुंचे। वादी में हालिया अरसे में दहशतगर्दों की सरगर्मियों में इजाफे और शहरियों की हलाकत के वाक़यात के तनाजुर में उनके दौरे को बड़ी अहमियत दी जा रही है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है। राजभवन के अतराफ जहां उनका क़याम रहेगा, सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हसास इलाकों में स्नाइपर्स और शार्प शूटर्स को भी तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने अमित शाह की आमद से कबल 700 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया। अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान पहले दिन श्रीनगर ता शारजा रास्त फ्लाइट का आगाज किया। उन्होंने रियासत के आला अहदेदारों के अलावा पुलिस और फौजी अहदेदारों से सिक्योरिटी के हालात पर तबादला ख्याल किया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद की बेवा से भी मुलाकात की और उनके शौहर की इस माह के अवाइल दहशतगर्दों के हाथों हलाकत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने फातिमा अख्तर को सरकारी मुलाजमत का तकर्रुरनामा भी हवाले किया। 70 साल की जमहूरियत में क्या दिया? 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का, सब जानते हैं। मोदी जी ने 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि देने का काम इतने कम समय के अंदर दिया है। और मैं मानता हूं कि लगभग पंचायत चुनाव में 4,291 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ। ब्लॉक विकास परिषद के अंदर 285 तहसील पंचायतों का और जिला परिषद की 280 सीटों का चुनाव हुआ और बढ़ चढ़कर 98% तक लोगों ने वोट डाले हैं। और लगभग 30,000 प्रतिनिधि आज अपने अधिकार का उपयोग करें, अधिकार को प्राप्त किए हैं और जम्मू कश्मीर की सेवा करें। जो लोग चिल्ला रहे हैं वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि जमहूरियत, लोकतंत्र 3 परिवारों की गिरफ्त से निकल एक गरीब के घर में गई है। हर पंचायत में एक वार्ड का सदस्य आया है, तहसील पंचायत में उसका एक तहसील पंचायत का सदस्य आया है, ब्लॉक का सदस्य आया है, हर जिला पंचायत में जिला पंचायत का सदस्य आया है। लोकतंत्र को घास रूट लेवल पर परकोलेट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जम्मू कश्मीर में सात अर्थ में इतने सालों के बाद लोकतंत्र की शुरुआत करी। देश भर में त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत सालों पहले हो गई थी, मगर जम्मू कश्मीर में नहीं हुई थी। और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी
अगर किसी को मिली है तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे युवाओं को मिली है। मुझे बताओ भला, गांव में पंच सरपंच कौन बनेगा? 5 साल के बाद आप ही बनोगे। पंच सरपंच बनोगे तो जिला पंचायत के सदस्य भी बन सकते हो, जिला पंचायत के सदस्य बन सकते हो तो फिर विधायक भी बन सकते हो, और विधायक बनते हो तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बन सकते हो। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पर सत्ताधार आ जाए तो वो कॉलेज की लड़कियों को मुफ्त स्मार्टफोन और स्कूटी देगी। बाराबंकी में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर साल गरीब खानदानों के लिए 25,000 रुपये तक के कर्जे माफ किए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत 20 लाख मुलाजमतें फराहम करेगी और गरीब आवाम को जो फाका कशी का शिकार है 2,500 रुपये मालियाती ग़िज़ाई अजनास भी देगी। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको समझाना भी चाहती हूँ। देखिए, जहां तक महिलाओं की हिस्सेदारी है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और बार बार ये कहूंगी कि महिलाएं जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक राजनीति में पूरी तरह से महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक जो समस्याओं से मेरी बहनें हर रोज लड़ती हैं, जिन संघर्षों का सामना करती हैं, जिन परिस्थितियों से निकलकर लड़कर आगे बढ़ती हैं, वे समस्याएं हम कभी दूर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आग्रह है सब महिलाओं से, मेरी बहनों से, आगे बढ़िए, राजनीति में आइए। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट देकर चाहती है कि आप आगे बढ़ के अपनी लड़ाई खुद लड़ें और आप सक्षम बने। एक महिला